नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1974 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले 3 विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चुनौतियों और सुझाव के बारे में होगी चर्चा। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज उपलब्ध कराए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अनन्य संरक्षण पहल पर रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा की समीक्षा का कार्य शीघ्र पूरा होने का आह्वान किया। और संसदीय स्थायी समिति ने सड़क अवसंरचना पर अपनी रिपोर्ट पेश की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1974 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेने वाले 3 विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पहले मई 2020 में दंड विधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इन विधेयकों में ये कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 आईपीसी की जगह लेगा। इसके तहत जो मुख्य बदलाव किए गए हैं उसमें राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियों, संगठित अपराध आदि को एक पृथक अपराध बना दिया गया है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित करने के साथ साथ उसे दंडनीय भी बना दिया गया है। मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से एक अपराध बना दिया गया है। विवाह, रोजगार आदि का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने को एक नया अपराध बना दिया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 सीआरपीसी की जगह लेगा। इसके तहत जो मुख्य बदलाव किया गया है उसमें अभियोजन से बचने के लिए फरार हो चुके घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी अभियोजन चलाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें त्वरित न्याय के लिए कम गंभीर अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण का प्रावधान किया गया है, यानी समरी ट्रायल होना चाहिए। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। राज्य सरकारों द्वारा गवाह सुरक्षा योजना की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पहले अपराध पर सजा याफ्ता को 1/3 सजा काटने के बाद ही जमानत का प्रावधान किया गया है। पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बाहर घटित अपराध की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 0 FIR और EFIR का प्रावधान किया गया है और सजा के लघुकरण यानी कम करने को सीमित कर दिया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगा। इसके तहत स्वीकृत दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल आदि को शामिल किया गया है। प्राथमिकी, आरोप पत्र आदि का अनिवार्य डिजिटलीकरण करने के लिए उपबंध किए गए हैं। 7 या इससे ज्यादा वर्षों की सजा पाने वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक सेवाओं का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा तलाशी और जब्ती ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया है। और आइए अब बात करते हैं सशस्त्र सेना की। ये रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 3 वर्षों में CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 436 जवानों ने आत्महत्या की है। इसके अलावा हाल ही में असम राइफल्स के खिलाफ भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। असम राइफल्स CAPF के 7 अर्धसैनिक बलों में से एक है। सभी CAPF गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अन्य 6 CAPF हैं सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। CAPF से जुड़ी चुनौतियां ये हैं कि शीर्ष पदों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पदासीन हैं। ये बात CAPF के अधिकारियों को हतोत्साहित करती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में काफी पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा कार्य परिवेश, घर की याद आदि के चलते CAPF कर्मियों में तनाव का उच्च स्तर देखा जाता है। हथियार, वर्दी और उपकरणों के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति संतोषजनक नहीं है। साथ ही CAPF में महिला कर्मियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। पिछले वर्ष CAPF के कुल बल में केवल 3.76% महिलाएं थीं और इसके लिए सुझाव ये दिया गया है कि CAPF कर्मियों को उनकी तैनाती के नजदीक ही आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे वे अपने परिवार के सदस्यों से आसानी से मिल सकते हैं। महिलाओं को CAPF में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने पर भी विचार किया जा सकता है। और आइए अब चर्चा करते हैं असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। इस पर दोहरा नियंत्रण है।
इसका प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, जबकि परिचालनात्मक नियंत्रण भारतीय सेना के पास है। ये भारत का सबसे पुराना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। और आइए अब बात करते हैं महंगाई के बारे में। सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज उपलब्ध कराए हैं। मॉनसून के आगमन में देरी की वजह से प्याज की कीमतों में मुद्रास्फीति का रुझान देखा गया है। इसके और भी कई कारक हैं, क्योंकि प्याज की शेल्फ लाइफ कम होती है, यानी ये जल्दी खराब हो जाता है। इस रबी सीजन में प्याज के उत्पादन में गिरावट आई है। प्याज के भंडारण के लिए पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला बाधाएं भी कीमतों की बढ़ोतरी में योगदान कर रही हैं और इसीलिए प्याज की कीमत पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मूल्य स्थिरीकरण कोष। सरकार प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए PSF के तहत प्याज का बफर बनाकर रखती है। इसे लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम द्वारा केंद्रीय कार्पस फंड के रूप में बनाए रखा जाता है। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2015 में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की गई थी। इसे 2016 में उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसका प्रबंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति करती है। ये चयनित उपज की खरीद, बफर स्टॉक के रखरखाव और बाजार में नियंत्रित रूप से उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र प्याज के विकिरण का कार्य कर रहा है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। प्याज के लिए सापेक्ष आर्द्रता 70% होनी चाहिए। औसत वार्षिक वर्षा 650 से 750 मिलीमीटर होनी चाहिए और तापमान पौधों के विकास के लिए 13 से 24 डिग्री सेल्सियस और कंद विकास के लिए 16 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आइए बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF की। तो GEF और कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अनन्य संरक्षण पहल ICI पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देशज लोगों यानी इंडिजिनस पीपल्स के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण भू क्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद है। देशज लोगों द्वारा भूमि प्रबंधन करने पर निर्वनीकरण को कम करने में सरकार के प्रयासों के समान या उससे भी ज्यादा सफलता मिलती है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूल वित्त पोषण का 1% से भी कम हिस्सा देशज और स्थानीय समुदायों को प्राप्त होता है। वर्ष 2021 में आयोजित UNFCCC के COP 26 में IPLC के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण का संकल्प लिया गया था। इसका केवल 7% ही सीधे IPLC के पास पहुंचा है। ICI यानी अन्य संरक्षण पहल की पृष्ठभूमि 2022 में रखी गई। इसे GEF ने समर्थन प्रदान किया था। इसका उद्देश्य उच्च जैव विविधता वाले भू परिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों और प्रादेशिक क्षेत्रों तथा गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी तंत्रों का IPLC द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करना। इसके तहत 4 प्रमुख घटक हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्रवाई, वैश्विक IPLC का क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में IPLC का नेतृत्व और कार्रवाई के लिए समावेशी संरक्षण ज्ञान। समावेशी संरक्षण के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि GEF द्वारा प्रस्तावित वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष स्थापित किया गया है। और भारत ने जो पहलें स्टार्ट की हैं उसमें है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सामुदायिक रिजर्व की स्थापना और पवित्र उपवन को मान्यता दी गई है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी गई है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। ये प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य करता है। इसने जैव विविधता हॉटस्पॉट का दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ कठोर मानक निर्धारित किए हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF का ऑफिस वॉशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था। GEF एक वित्तीय तंत्र है। ये जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा भूमि और महासागर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के प्रति समर्पित निधि है। ये 5 अभिसमयों जैव विविधता अभिसमय, UNFCCC, स्थानीय कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय और मरकरी पर मिनीमाता अभिसमय के वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। GEF के 185 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य है और इसका ट्रस्टी है विश्व बैंक।
और आइए अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा की समीक्षा का कार्य शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि आईएमएफ के कोटा की समीक्षा से आईएमएफ को संकटग्रस्त देशों की बेहतर तरीके से सहायता करने में मदद मिल सकती है। आईएमएफ द्वारा ऋण देने से संबंधित कई मुद्दे हैं, जैसे कि कोटा आधारित ऋण। आईएमएफ किसी भी देश को उस देश के कोटे के आकार के आधार पर ही ऋण देता है। इसके अलावा आईएमएफ का जो ऋण होता है वो शर्तों के साथ दिया जाता है। आईएमएफ ऋण देते समय राजकोषीय मितव्ययता, ऋण के लिए उच्च ब्याज दर जैसी कुछ शर्तें आरोपित करता है। ये शर्तें संबंधित अर्थव्यवस्थाओं को दिए गए ऋण को गैर अनुत्पादक और बोझिल बना सकती हैं। इसके अलावा स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये भुगतान संतुलन के संकट का सामना कर रहे देशों की आर्थिक मदद करने के लिए आईएमएफ की एक व्यवस्था है। हालांकि ये सहायता प्रदर्शन मानकों पर आधारित है और इससे देश कई बार हीन भावना का अनुभव करते हैं। इसके कारण देशों को अन्य उधारकर्ताओं से वित्तीय सहायता लेनी पड़ सकती है। इससे ऋण के बने रहने संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और आइए बात करते हैं इससे संबंधित सिफारिशों के बारे में। तो आरबीआई ने ये कहा है कि एक बहुपक्षीय ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इससे कम आय वाले ऐसे देश जिन पर ऋण का बोझ ज्यादा है, उन्हें लक्षित ऋण सहायता प्रदान की जा सकती है। देशों की डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस को उनकी समृद्धि पर यथार्थवादी होना चाहिए। साथ ही राजकोषीय स्थिति का पूर्वानुमान सटीक और व्यापक ऋण डेटा पर आधारित होना चाहिए। डीएएस में सार्वजनिक ऋण और कुल बाह्य ऋण का विश्लेषण शामिल होता है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट को फिर से डिजाइन करना चाहिए। इसके तहत उन देशों के लिए कम शर्तें रखी जानी चाहिए जिनके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल तार्किक रूप से लचीले हैं। वहीं ग्रीन ट्रांजिशन प्रयासों द्वारा जलवायु परिवर्तन के भौतिक और संक्रमण संबंधी दोनों जोखिमों का समाधान करना चाहिए। आईएमएफ कोटा किसी सदस्य देश का कोटा है। ये मोटे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। कोटा को विशेष आहरण अधिकार के रूप में दर्शाया जाता है। ये आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट है। आईएमएफ कोटा 4 आयामी फॉर्मूले के अनुसार वितरित किया जाता है। ये है किसी सदस्य देश का सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक खुलापन, आर्थिक परिवर्तनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व। और अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। संसदीय स्थायी समिति ने सड़क अवसंरचना पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें यह कहा गया है कि सेतु भारतम योजना के तहत निर्धारित परियोजनाओं में से केवल 25% परियोजनाएं ही पूरी हो सकी हैं। ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसके तहत 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किया जाना था। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के लिए ब्रॉड गेज पर स्थित सभी यूएलसीज यानी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग्स को हटा दिया गया है। मीटर गेज और नैरो गेज पर भी ऐसा किए जाने की जरूरत है। सड़क सर्वेक्षण दिशा निर्देश में ये कहा गया कि सड़क परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी पर बल देने और स्थानीय समुदायों पर इनके प्रभावों को समझने की जरूरत है। रोड ओवर एंड अंडरब्रिज और सर्विस रोड के निर्माण में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि पर्यावरणीय मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी, कमजोर अनुबंध प्रबंधन आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। इस रिपोर्ट में कई मुख्य सिफारिशें की गई, जैसे समुदायों की भागीदारी। इसमें निवासियों, व्यवसायों आदि को इसमें शामिल करने से उनकी विशेष आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। साथ ही संभावित नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग की भी बात की गई, जिसके तहत क्षति का शीघ्र पता लगाने, मानवीय त्रुटियों को कम करने और रखरखाव की लागत को कम करने के लिए ड्रोन, लिडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्षम इंटेलिजेंस परिवहन प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। टिकाऊ सड़कें बनाने के लिए सड़क डिजाइन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो कि ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करें और पर्यावरण प्रभाव आकलन को बढ़ाएं। साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी पर बल दिया गया। इसके तहत कहा गया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने चाहिए। अनुबंध प्रबंधन में सुधार के लिए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोत्साहन और दंड की नीति को शामिल करना चाहिए। साथ ही सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी निर्देशों और मानकों को लागू करना चाहिए। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का मतलब है संसद की बैठक को अनिर्धारित समय के लिए समाप्त करना। इसके तहत सदन की दोबारा बैठक की तिथि निर्धारित किए बिना सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद पीठासीन अधिकारी किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है। अगला टॉपिक है सीजीएसटी और आईजीएसटी में संशोधन।
संसद के दोनों सदनों ने CGST यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा IGST यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियमों में संशोधन के लिए 2 विधेयक पारित किए हैं। ये विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% GST लगाने के GST परिषद की सिफारिशों को लागू करेंगे। GST गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर। इसमें कौशल और संयोग दोनों आधारों पर खेले जाने वाले गेम्स को शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है उपभोक्ता कल्याण कॉर्पस कोष। उपभोक्ता कल्याण कोष दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। ये संशोधन शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया गया है। ये प्रतिपूर्ति उपभोक्ता विवाद में अंतिम निर्णय के बाद की जाएगी। निर्धारित राशि का भुगतान उपभोक्ता कल्याण कोष पर अर्जित ब्याज से किया जाएगा। CWF का लक्ष्य भारत में उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उनके हितों की वकालत करना है। साथ ही उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता सृजित करना और देश में उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करना है। इसे राज्य स्तर पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। गुलाबी सुड़ी या फिर पिंक बॉलवर्म, इसका वैज्ञानिक नाम है पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। इसका प्रभाव ये है कि ये वयस्क PBW कॉटन बॉल्स पर अंडे देते हैं। अंडे से बाहर आने के बाद लार्वा बीज खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप विश्व के लगभग सभी कपास उत्पादक देशों में पहुंच गया है। अगला टॉपिक है लीजोनेला बैक्टीरिया। ब्रिटेन शरण चाहने वालों के एक समूह को बिब्बी स्टॉकहोम बार्ड से हटा रहा है। यहाँ की जलापूर्ति में लीजोनेला बैक्टीरिया पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। लीजोनेला बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से नदियों और झीलों जैसे मीठे पानी के जल निकायों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पानी की टंकियों और पाइपलाइन प्रणालियों के भीतर भी पनप सकते हैं। ये एक गंभीर प्रकार के निमोनिया का कारण बन सकता है, जिसे लीजोनेरिस रोग भी कहा जाता है। ये फ्लू जैसी हल्की बीमारी, पोंटिएक बुखार का भी कारण बन सकता है। लूना 25, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि उसका लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग को प्रभावित नहीं करेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। लूना 25 एक रूसी लूनर लैंडर मिशन है। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य लैंडिंग सफल होने पर ध्रुवीय रेगोलिथ की संरचना का अध्ययन करना है। साथ ही ये चंद्रमा के ध्रुवीय बाह्यमंडल में मौजूद प्लाज्मा और धूल के अवयवों का भी अध्ययन करेगा। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। अटल इनोवेशन मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नर्वस एडुटेक के सहयोग से NSIC को लॉन्च किया है। NSIC एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को समझने और इसमें योगदान करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में रुचि रखने वाले अगली पीढ़ी के युवाओं को जागरूक करना है। ये पूरे देश में सभी स्कूली छात्रों के लिए खुला है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना और उसे बढ़ावा देना है। अगला टॉपिक है ट्रांस फैटी एसिड। असंतृप्त वसा प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक ट्रांस फैट सीमित मात्रा में सुरक्षित है, लेकिन कृत्रिम ट्रांस फैट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ट्रांस फैट जुगाली करने वाले जानवरों से आता है, स्पेशली गाय और भेड़ से। वहीं औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के दौरान बनता है और इसकी वजह से आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल PHO निर्मित होता है। PHO कमरे में तापमान पर ठोस होता है और उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिप्लेस रणनीति लॉन्च की है। ये रणनीति औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के उपयोग को समाप्त करने के लिए चरण दर चरण एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रयासों के तहत ट्रांस फैट फ्री लोगो जारी किया गया है। ईट राइट और हार्ट अटैक रिवाइंड मीडिया अभियान शुरू किए गए हैं और ट्रांस फैट को 2% तक कम करने का संकल्प लिया गया है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। रेल मंत्रालय कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक समर्पित दुकानों के माध्यम से सभी को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मालिकों को 5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसमें महिलाओं, एससी या एसटी वर्ग को 2 लाख रुपए का अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य है गुणवत्ता सुनिश्चित करना और दवाएं केवल WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं। वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में चीन ने G20 के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम के उपयोग पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि इसमें गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। वसुधैव कुटुंबकम ये एक दर्शन है जो इस विचारधारा को बढ़ावा देता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। इस पद्य का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।